नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So let's start the class of the day now. And now this is we are going to deal with the most important chapter of the constitution, and that is related to the fundamental right. मूल अधिकारों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संविधान का भाग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अपनी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगली अवेयर होने की पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस में या आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकता। और जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमने पढ़ना है तो एक फील के साथ पढ़ना चाहिए, टेक्निकली नहीं पढ़ सकते। टेक्निकली भी पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको फिर भी हमें फील की तरह से पढ़ना, फील लेनी चाहिए इसमें। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर बाइडेन को, डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम ये हनुमान चालीसा पढ़ने को दे देंगे तो वो विदाउट फील पढ़ डालेंगे, उसको एक भाषण की तरह पढ़ेंगे वो। लेकिन अगर हमारे यहाँ किसी हनुमान भक्त को देंगे तो वो उसको एकदम मंत्र मुग्ध होकर के एक फील के साथ पढ़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी वही तरीका है, और एक्ट को हम लोग फिर भी एक टेक्निकली पढ़ते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने बहुत ज्यादा दिल से, शिद्दत के साथ पढ़ना चाहिए, उसको एक उसी लेवल पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो भी कुछ आप हैं, अच्छा बुरा, कम अच्छे ज्यादा अच्छे, उसका सबका एक ही बेस है, और वो है आपका भारत का संविधान। तो इसकी वो इंपॉर्टेंस है, तो आप उसको वैसे लेके पढ़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फंडामेंटल राइट। अब इसकी एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए फटाफट। एट लीस्ट वन थर्ड क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। जितने भी प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं उसके एक तिहाई लगभग मूल अधिकारों से संबंधित चैप्टर में आएंगे। उसमें से भी वन थर्ड से भी लगभग 60% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर केस लॉ बेस्ड। तो ये जो चैप्टर है आपका, अगर संविधान में सबसे ज्यादा कहीं अगर आपको केस लॉ पढ़ने हैं तो दैट इज द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। यहीं पर आपको याद करना है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जोर यहीं पर होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट। सो दिस इज व्हाट द फंडामेंटल राइट। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले है क्या। बेसिकली है मूल अधिकार है क्या। देखिए, देयर आर सर्टेन बेसिक राइट्स। देख, वो आपको नोट्स में जो डेफिनेशन वगैरह वो सब मिल जाएगी, अभी आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। कुछ ऐसे अधिकार है जो बहुत बेसिक होते हैं, उनको कहते हैं फंडामेंटल। एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, फंडामेंटल, मूल अधिकार, मतलब द वेरी बेसिक, वेरी मिनिमम, वो तो होना ही चाहिए। जैसे स्तुति को कहा जाए, इसके मम्मी पापा कहें कि बेटा अब तुम एक काम करो, 12 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, सही है, और ये सब जितने भी फालतू चीजें हैं, ये तुम्हारे ये सब मोबाइल वोबाइल ये सब छोड़ के जाओ। तो फिर भी ये कुछ आर्टिकल्स अपने साथ लेकर के जाएगी जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। उसको आप क्या कहोगे? अगर कोई कहेगा ये भी छोड़ जा, तो क्या कहेगी? भाई ये तो बेसिक है, राइट। तो मैं आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूं, फंडामेंटल जो होते हैं कि विदाउट दैट यू कैन नॉट कैरी ऑन, राइट। तो पहले फंडामेंटल को समझने की जरूरत है। मूल का मतलब यह होता है कि समथिंग विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव, जिसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, है ना। अब राइट्स के लेवल पर क्या, सर्वाइवल का मतलब क्या यहाँ पर है कि एक व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट में सारे डेवलपमेंट आ जाएंगे। आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया, आपका रिलीजियस डेवलपमेंट आ गया, आपका सोशल डेवलपमेंट आ गया, आपका हेल्थ सर्वाइवल आ गया, लाइफ सर्वाइवल आ गया, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन दैट, जिसे हम कहते हैं कि यस, एक फुली डेवलप्ड पर्सनैलिटी। तो एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी के लिए जो राइट्स की जरूरत है
तो बेसिक राइट्स, दोज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो दीज आर द वेरी बेसिक राइट्स which are needed, which are essential for the overall development of any human being. You got it? तो these are such important things। अब ये बात समझ के कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, लेकिन इसका जो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, और इन राइट्स का जो कुछ एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो थोड़ा जानना जरूरी कि किस किस सीक्वेंस में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। एक दो क्वेश्चन वहां से प्रीलिम्स का मिलता है। तो देखिए, इंसानों का जो हिस्ट्री इतिहास है, आप उसको अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष के रूप में भी देख सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं? स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। You can see, you can view, you can understand the history from the perspective of the struggle of the people for their rights against the ruler। जो वहां का किसी भी देश का हो, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, जो वहां का शासक वर्ग है उसके विरुद्ध या उससे वहां की जनता का संघर्ष जो है वो उसके रूप में देख सकते हो। कि जनता ये कहेगी कि प्रभु महाराज जो भी हो आप, हमें भी जीने का मौका दो, हमें जीने का अवसर दो, और वो किस रूप में मिलेगा? हमें कुछ अधिकार दो। देयर शुड बी सर्टेन राइट्स। ठीक है, ये डेली की चिक चिक नहीं होनी चाहिए कि अगर आज जिले लाई खुश हो गए तो कुछ भी लुटा दिया, और नहीं तो फिर गर्दन काट दी। देयर शुड बी सर्टेन बेसिक राइट्स विच ए पर्सन, विच एन इंडिविजुअल सिटीजन मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि हाँ उसके पास कुछ राइट्स हैं। तो ऐसी ही एक लड़ाई लड़ी गई, और वो कहाँ लड़ी गई? वो लड़ी गई वहां पर इंग्लैंड में। ठीक, 1215 में किंग जॉन, 1215 King John, he gave assurance to English people for respect of then ancient liberties। एश्योरेंस दी गई उसके द्वारा, और उस डॉक्यूमेंट को कहा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या था? कितनी मैग्ना कार्टा था फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट, पहला लिखित दस्तावेज। क्या था इसमें? इसमें कहा गया, वहां के राजा ने, किंग जॉन ने कहा कि इस पत्र में जो जो अधिकार लिखे हैं, I am giving you assurance through this paper, the rights contained herein will be assured to you। इस पत्र में, इस मैग्ना कार्टा में, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, कि जो अधिकार लिखे हैं उसके प्रति आप आशान्वित हो सकते हैं कि आपको ये अधिकार मिल रहे हैं। तो वहां की जनता के संघर्ष के रूप में एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आप ट्रेस करते हैं हिस्ट्री में, उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। इसीलिए इंग्लैंड के लिए जो मैग्ना कार्टा था, हिंदुस्तान के लिए भी मैग्ना कार्टा वही है। और हमारा जो पार्ट थर्ड है, जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, ये हमारा पार्ट थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए कहते हैं हिंदुस्तान का मैग्ना कार्टा कौन है? कौन सा है? वो है पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आ गई हो कि अच्छे तरीके से मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है, क्या है। अब यहाँ पर जो आप ये देखेंगे कि इस मैग्ना कार्टा के मीनिंग से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, तो इसको एक लाइन को या तो लिख लीजिएगा, नोट से मिल गया होगा आपको। दिस इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमारे लिए मैग्ना कार्टा है, वहां के लिए, और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं पार्ट थर्ड को। पार्ट थर्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। बेसिकली मैग्ना कार्टा और originated, it was the first document related to fundamental right, and it happened in 1215, 1215 में किंग जॉन ने कहा, किंग जॉन ने जारी किया इसको, और उसके थ्रू उसने वहां के जो लोग थे, वहां की जो जनता थी, उनको कुछ लिबर्टीज के लिए एश्योर कर दिया कि आपकी लिबर्टीज की रिस्पेक्ट की जाएगी। तो बेसिकली ये वहां की सक्सेस का प्रतीक है, जो ब्रिटिश पीपल हैं उनकी सक्सेस का प्रतीक है ये। ठीक, उसके बाद में सीरीज शुरू हो गई, टाइम टू टाइम किंग हैड टू एक्सीड टू मेनी राइट्स टू हिज सब्जेक्ट्स। तो उसके बाद में पहले कुछ राइट्स आए, फिर देर आफ्टर फिर उसमें एड ऑन हो गए, फिर एड ऑन हो गए, उस देर आफ्टर ए सीरीज ऑफ राइट्स स्टार्टेड, और उस मैग्ना कार्टा में एड ऑन होते चले गए। तो ये तो हो गई आपके सामने ब्रिटिश हिस्ट्री। इसी के साथ साथ आपको देखना पड़ता है व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड 1689 में। 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया इंग्लिश पीपल के लिए। अब उसमें क्या हुआ? 1215 स्टार्ट किया था हमने, 1215 से हम लोग कहां पर आ गए? 1689 में। यहां पर एक बिल ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों से संबंधित कानून, बिल, ये पास किया गया। और इसमें क्या किया गया?
कंसोलिडेटेड ऑल इंपॉर्टेंट राइट्स एंड लिबर्टीज, जितने भी अधिकार है उन सबको एक जगह एकत्रित करके कलेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन राइट्स वो मिल रहे हैं आपको अधिकार पत्र के रूप में या फिर एक स्टैट्यूट के रूप में, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, संविधान के रूप में नहीं मिला अभी। मैं आपको समझाऊंगा इसको भी। इसके बाद में हिस्ट्री आती है फ्रांस की 1789 में, और यहाँ पर आया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन एंड सिटीजन। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1215 में क्या था, मैग्ना कार्टा था। 1689 में बिल ऑफ राइट्स इन इंग्लैंड, एंड फ्रांस में आया 1789। यहाँ पे क्या कहा जाता है इसको, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सही, देखो मुझे नाम बड़ा अजीब सा लगता है, मैन एंड सिटीजन क्या होता है, मतलब वुमेन को कहा, मतलब मैन है या सिटीजन है, वुमेन कहाँ चली गई, आई डोंट नो क्या क्यों किया उन्होंने ऐसा। सो इन्होंने भी उसी से रिलेटेड एक अपना घोषणा की, क्या की इसमें, डिक्लेयर्ड नेचुरल मतलब प्राकृतिक, इनएलिएनेबल को बोलते हैं जो दूर ना किया सके, हिंदी में बोलते हैं इसको इनएलिएनेबल को, मैं शब्द देता हूँ उसको, अप्रतिदेय, अप्रतिदेय। और सेक्रेड को बोलते हैं, सेक्रेड को हिंदी में बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, पवित्र। डिक्लेयर्ड नेचुरल, तो इन शब्दों को पढ़ोगे ना, समझोगे तो आपको वो फील आएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल, मींस नेचुरल राइट्स जो इंसान को प्राकृतिक रूप से मिलने चाहिए। इनएलिएनेबल, इनएलिएनेबल को बोलते हैं अप्रतिदेय, हिंदी बोलते हैं अप्रतिदेय, मींस जिन अधिकारों को खुद से अलग न किया जा सके, उससे ये अधिकार आप ले ही नहीं सकते हैं। और एक है सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, पवित्र अधिकार। तो पवित्र का मतलब यहाँ पर होगा कि रिस्पेक्ट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, आप उसको इतना सैक्रोसैंक्ट समझेंगे कि यू विल नॉट टच दोज राइट्स। इनएलिएनेबल, उन अधिकारों को आप लोगे ही नहीं वापस उससे कभी भी, सही है। तो ये उस तरीके के राइट्स हो गए। तो इन तीनों वर्ड्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल राइट्स, fundamental rights are those rights which can be considered as inalienable, which are sacrosanct, which are sacred rights, which the state should not violate, जिसका उल्लंघन राज्य को नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ मूल अधिकार का मीनिंग। और इसके बाद आप देखिए इंग्लैंड में आया, फ्रांस में आया, लेकिन यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पर these rights are given to the citizens through statutes, कानून के प्रति। अब दो वर्ड है देखिए जिनको आप समझना नहीं चाहेंगे, ये चाहेंगे, एक है स्टैच्यूट, एक है कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में एक मिनट, हिंदी में लिख दूं मैं, स्टैच्यूट बोलते हैं परिनियम, एक है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर समझिए, इन दोनों का अंतर समझिए आप। स्टैच्यूट के द्वारा दिए गए अधिकार और एक हुए संविधान के द्वारा दिए गए। अभी तक के जो अधिकार दिए गए आपको किस कहाँ दिए गए, इंग्लैंड में दिए गए, फ्रांस में दिए गए, राइट। फ्रांस में दिए गए बिल ऑफ राइट्स, इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स, और वहां पर आ गया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, है ना। उसके बाद में अमेरिका का नंबर आया, और अमेरिकन जो है इनकॉर्पोरेटेड बिल ऑफ राइट्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इन अधिकारों को अपने संविधान में जगह दी। अब इन दोनों का अंतर समझ लीजिए कि महत्व क्या है। देखिए संविधान ऐसे समझ लीजिए कि इज द मदर ऑफ ऑल द लॉज, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो कोई अधिकार आपको उस सुप्रीम लॉ ने दिया हो, और एक हो कि अदर लॉज के द्वारा दिया गया हो, समझ रहे हो बात। तो ये संविधान में अगर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है राइट का, तो वो उनकी वैल्यू दिखाता है, वो उसका एक एक्स्ट्रा हायर पेडेस्टल पर उसको दिया गया प्रोटेक्शन को प्रदर्शित करता है उसको। ये आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर मैं रिलीजियस लेवल पे लेके जाऊं
तो मुसलमानों के लिए, मोहम्मदन्स के लिए इस्लाम में सबसे जो पवित्र, सबसे क्या एक ही बुक है पवित्र, वो मानी जाती है कुरान। ठीक है, कुरान इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ द शरीयत, मुस्लिम लॉ। तो एक जिक्र अधिकार का, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का, उसमें किया गया हो, और दूसरा है फिर सेकंड थर्ड उसमें हदीस में, उसमें दिया, उससे आप डिराइव करें कि ये अधिकार है या नहीं है। तो दोनों में अंतर है, हुआ नहीं हुआ, है कि नहीं? तो ये उस लेवल की बात चल रही है। या जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा कह लीजिए, आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि यतेंद्र भाई साहब ने कहा कि आई प्रॉमिस यू आई विल डू इट फॉर यू। अरे प्रॉमिस है, कह रहा हूं ना, सही है, लेकिन गिन्नी क्या कहेगा, पहले मम्मी कसम खा। तो क्या हुआ, मम्मी कसम क्यों खिलाना चाह रहे हैं? ही वॉन्ट्स एश्योरेंस ऑफ हायर लेवल। अब लेवल समझ रहे हो आप एश्योरेंस का? तो वही लेवल ऑफ डिफरेंस आप समझ सकते हो कि एक एश्योरेंस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब है हाईएस्ट डिग्री की जो एश्योरेंस दी गई है, जो प्रोटेक्शन दिया गया, वो दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। गॉट इट? वहां भी प्रोटेक्शन था, बट दैट वाज कंपैरेटिवली थ्रू स्टैट्यूट्स एट द सम लोअर। यू गॉट इट? तो अमेरिकंस वर द फर्स्ट टू इनकॉर्पोरेट दीज राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन यहां से क्वेश्चन बनता है आपका फिल्म्स का, भूल जाएंगे आप लोग, ये क्वेश्चन आता है, हु वर द अमेरिकंस वर द फर्स्ट टू गिव बिल ऑफ राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक स्टेटस किस राष्ट्र ने दिया? और उस राष्ट्र का नाम है अमेरिकन। प्लीज लेट मी नो यहां तक आपको कंफ्यूज हुए नहीं हुए। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे को, क्या है, कहाँ गया मेरा पेन? तो ये हमने फैक्चुअल बातें भी ले ली इसमें सारी। अब हमारा क्या था, हम लोगों ने यहाँ से फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, एंड वो हमने इंडिया, वहां से, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है कहाँ से बोरो किया है? हमने बोरो किया है यूएसए से। चलेंगे, अब इसको आगे आते हैं कि व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड दीज राइट्स। हमने भी, इंडिया ने भी फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। इसको भी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को थर्ड चैप्टर में इनकॉर्पोरेट किया है। एंड व्हाट इज द एम ऑफ दैट, है ना? इसको समझना है आप लोगों ने, देखिए, है ना, इसको समझिए। कैसे समझाऊं आप लोगों को? हम्म तो देखिए, इसको ना आप दो पार्ट में समझने की कोशिश कीजिए। एक है नीड फंडामेंटल राइट्स, नीड, एंड दूसरा है डेंजर, खतरा। नीड से पता चलेगी आपको इंपॉर्टेंस। हम्म अब कुछ ऐसा समझो कि दिव्या मैडम, तुमने कोई पहले जन्म कहानी सुनी है? वो कहते हैं कि उस राजा की जान उस तोते में बसती है, जो कोई उस तोते को जाकर गुस्से की गर्दन मरोड़ देगा, ये राजा मर जाएगा। ऐसी कहानी पढ़ी हम लोगों ने, कॉमिक्स वगैरह पढ़ी होंगी, ये कहानी सुनी होंगी इस तरीके की, सुनी तो है, तोते में जान होना, है ना? हाँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। तो मान लीजिए इस तोते की जान एक तोते में बसती हो, जो कोई तोता ले जाएगा, वो उसके कंट्रोल में स्तुति आ जाएगी, बस। अब मरोड़ा पढ़ाई करेगी नहीं करेगी, वरना मरोड़ा उसको। अब सोचो आप, तो इसके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? तो इसको जो प्रोटेक्शन है उसका किस लेवल का करना चाहिए? कैजुअली करना, रख देना चाहिए कहीं भी, या उसको हाईएस्ट डिग्री प्रोटेक्शन देना चाहिए? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में दो चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हुआ है, और कुछ आपके पास तनिष्क के एक हाईली वैल्यूएबल डायमंड्स है आपके पास। आप किसका प्रोटेक्शन ज्यादा करोगे, राइट? तो इट मींस व्हाट, जो जो वस्तु जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उतना ज्यादा आपको उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए, सही है? और अगर उन डायमंड्स के पीछे जो आपके एरिया का जो सबसे बड़ा डॉन हो, जिसके पीछे 11 मुल्कों की छोड़ो, पूरी दुनिया की पुलिस पड़ी हो, वो आप डायमंड के पीछे पड़ा हो, तो आपको कितना प्रोटेक्शन चाहिए? और भी ज्यादा चाहिए आपको, है कि नहीं है? तो जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट, यू नीड मोर प्रोटेक्शन। जिसका खतरा सबसे ज्यादा, उससे और ज्यादा प्रोटेक्शन वी रिक्वायर, यस और नो? वही बात है। तो इसी पॉइंट से हम लोग समझते हैं पहले फंडामेंटल राइट्स की नीड क्या है, वो अगेन वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और वो कितने वल्नरेबल हैं,
और उनको खतरा फिर किससे है और हमें उस खतरे से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये हमें 2-3 पॉइंट को समझना अच्छे तरीके से। एक बार आप ये समझ जाएंगे, इसके बाद में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, ये आर्टिकल, ये वाला चैप्टर जिसमें मैं समझा रहा हूँ आपको, डेफिनेशन समझ लीजिए, इनकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, इनका इनका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद में आर्टिकल 12 13, ये जान है पूरी उसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की भी और फंडामेंटल राइट्स की भी। तो इन दोनों कोई एब्सेंट मत होना। रिकॉर्डिंग देखने का उतना मजा नहीं आएगा जितना हमारा होगा आपको। तो देखिए इसको समझिएगा, पहले 1-2 लाइन पढ़ लीजिए, फिर आपको समझाता हूँ। अटेनमेंट, दीज आर फंडामेंटल because they are most essential for what? Attainment of full intellectual, moral and spiritual status of the individual, right? ये है, मैं समझा भी चुका हूं आपको कि आपके इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल स्टेटस के लिए, मोस्ट अटेनमेंट के लिए इनकी जरूरत है, इसलिए फंडामेंटल बोलते हैं। इसी को मेनका गांधी केस में इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो अलग अलग जूरिस्ट ने बोला है उसको समझने की जरूरत है। केस का नाम है मेनका गांधी, भगवती जज साहब ने 1978 केस में बोला था। क्या बोला था ये समझिए। दीज फंडामेंट, इनकी लाइन को पढ़ लीजिए, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, एंड सेकेंडली क्यों जरूरी है, ये स्टेटमेंट पूछेंगे कि इन विच केस दिस स्टेटमेंट वाज गिवन, किस केस में ये स्टेटमेंट दिया गया था, या किन जज साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। इसको पढ़ लीजिए एक बार, मैं समझाता हूं। These fundamental rights represents the basic values, basic values को बोलते हैं मूलभूत, मूलभूत आधारभूत मूल्य। बेसिक मीन्स आधारभूत, आधारभूत मूल्य। चेरिस्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री सिंस वैदिक टाइम। इसी को तो इंपॉर्टेंट समझिए कि ये जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये वो उन आधारभूत मूल्यों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम भारत के लोग वैदिक काल से चेरिश करते आए हैं, यानी कि संजो कर रख के आए हैं, जिनको हम जीते आए हैं, जिनको कैरी ऑन करते आए हैं। कौन से अधिकार? सिंस वैदिक टाइम। ये वो अधिकार है, हमारे मूल्यों में है ये, है ना। एंड दे आर कैलकुलेटेड टू प्रोटेक्ट डिग्निटी, इन वर्ड्स को ध्यान रखना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, गरीब व्यक्ति की गरिमा को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए आवश्यक है, और ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को पूर्ण रूप से डेवलप कर पाए। यानी कि मूलभूत अधिकार जो है, इनका सार वही है, मूल इनका कहने का तरीका ये है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट किसने कहा? जस्टिस अय्यर ने कहा, जस्टिस भगवती ने कहा, जस्टिस बेग ने कहा, किसने कहा? तो जस्टिस भगवती का स्टेटमेंट है। तो उन्होंने इसको वैदिक काल से जोड़ा है। अगर किसी को पूरा स्टेटमेंट याद नहीं करना है, एडवाइस करूंगा मत करना, मैंने भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखा था, वैदिक। जहां पर वैदिक आएगा मैं भगवती सर को टिक करूंगा, दैट्स इट। बस हमें समझना जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस समझने की, ताकि हम लोग थोड़ा सा अंदर आत्मा तक घुसे। आप कहिए कि ये जो अधिकार हैं इंसान की गरिमा से जुड़े हुए हैं, यानी कि डिग्निटी से जुड़े हुए। एक शब्द है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए खुशबू मैडम है ना, अब ये जा रही है कनॉट प्लेस, इनको रेस्टोरेंट दिखाई दिया, शी एंटर्स, तभी वहां का वेटर रहता है, यस, आउट, नॉट अलाउड, है ना। वो वहां से गिन निकला, हाँ वेलकम सर, वेलकम सर। इसका दिमाग खराब हो जाएगा कि गिन्नी को वेलकम कर रहे हैं, मुझे ये। वो कहता है कि ना आपका जो कलर है ना उतना फेयर नहीं है जितना यहाँ बैठ सकते हैं, यानी कि दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर, राइट। अगर आपको रोका जाए या आपको भी किसी ऐसी इलॉजिकल कंडीशन पर, इलॉजिकल शर्त लगा करके आपको एग्जाम में बैठने से रोक दिया जाए, या बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ को, एक्सेस टू शॉप्स, एक्सेस टू रेस्टोरेंट्स, एक्सेस टू फिल्म्स रोक दिया जाए, तो आपके माइंड में एकदम झंझनाता सा रह जाएगा, है कि नहीं है। एक लेवल के आदमी अगर इफ यू आर सब्जेक्ट टू सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द डेली बेसिस, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, आपको वो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए, आपका जो मेंटल पीस है वो हमेशा गड़बड़ा के रहेगा, आपकी हेल्थ खराब रहेगी, राइट। तो एक चीज से कनेक्टेड है ये।
और उसी से जब आप डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आपकी डिग्निफाइड लाइफ खुद भी नहीं हो पाएगी। तो एक इंसान को डिग्निटी देने के लिए जो अधिकार चाहिए वो अधिकार है, ओवरऑल डेवलपमेंट को के लिए अधिकार है। तो इन शब्दों में पिरोया है जस्टिस भगवती ने। उसी तरीके से आगे मिलेंगे आपको, ये लाइन मिलेगी, यस, ये लाइन पढ़िए। दीज फंडामेंटल राइट्स वर डीम्ड असेंशियल टू प्रोटेक्ट, ये मैं दोबारा समझाऊंगा इसको, तो नहीं मीनिंग समझ गए आप लोग। आप डेंजर पर आ जाइए, देखिए ये अधिकार है आपके, इतने इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा था कि नीड समझ गए आप लोग, मीनिंग समझ गए, नीड समझ गए क्यों जरूरी है आपके लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के जरूरी है। अब इसको खतरा समझिए, खतरा किससे है। आजकल हमारे देश में इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, और सभी पार्टी एक दूसरे को अलग अलग तरीके से ब्लेम कर रही है। जो इंडिया अलायंस है उसका जो मेन जो कैंपेन है वो किस बात पर है, वो किस बात को लेकर डरा रहे हैं कि अगर तीसरी बार बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, अधिकार खत्म हो जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा खतरा किससे है? सरकार से। सरकार का मतलब स्टेट से है कि नहीं है? तो स्टेट से खतरा सबसे ज्यादा है आपके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा बेसिक चीज और सबसे बड़ा खतरा देश की सरकार से, उस लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए आपको, है कि नहीं है? दैट इज वाई दीज फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से संविधान में इन अधिकारों को दिया गया है। वाई? सपोज को दिस बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नाउ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरे मोमेंट मैं खुश हो जाता हूँ, राइट? अब मेरा इलेक्शन, मान लो मैं बनना चाहता हूँ इलेक्शन, है ना, तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा, हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, अच्छा लोकसभा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मेजोरिटी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ठीक है मैं कर लूंगा मैनेज। इलेक्शन हुआ और नाउ आई गॉट द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब क्या करना है, क्या करना होगा? अरे क्या करना है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। नहीं सर, सरकार जो है ना इस संविधान के अनुसार चलेगी। सर संविधान पढ़ लो एक बार, संविधान में ही आपकी पावर्स लिखी है सारी, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। इस बुक में लिखा है सब कुछ। यू विल हैव टू गवर्न दिस कंट्री अकॉर्डिंग टू दिस। सरकार का उद्गम, सरकार की ड्यूटीज, सरकार की शक्तियां, सब कुछ कहां से ड्राइव होती हैं? वो होती हैं संविधान से। और उसी में पढ़ते 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 एक सामने आया चैप्टर 3। ये क्या है सर? ये है फंडामेंटल राइट्स। भूल से भी इनको टच मत कर देना, राइट? बस, यू विल हैव टू रिस्पेक्ट दीज राइट्स। एंड ये क्यों दिए गए हैं? कि जब आप अपनी पावर्स के बारे में पढ़ो, जब आप अपने अपने काम की चीजें इस किताब में पढ़ो, तो आपको हमेशा एक रिमाइंडर रहे कि देयर आर सर्टेन राइट्स, कुछ अधिकार ऐसे दिए गए हैं संविधान में जिसको आप किसी भी कीमत पर वॉलेट नहीं कर सकते हो, राइट? दे आर वेल प्रोटेक्टेड। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेशन जो है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन works as constant reminder to the government, don't touch us, don't touch us, don't touch us, we are very valuable, we originate from the same book from which you originate। जहां से तुम निकलते हो, जहां से तुम्हारी पोस्ट ओरिजिनेट होती है, जहां से तुम्हें अधिकार मिलते हैं, हमारा भी स्टेटस वहीं पर ही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये केवल एक प्रोटेक्शन सिंबलाइज करने के लिए है कि हाँ, सेम सेम बुक से, ये जरूरी नहीं था ऐसा हो। देयर मतलब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में होना ही जरूरी था। इट कुड हैव बीन गिवन बाय सेपरेट एक्ट एज वेल, जैसा कि इंग्लैंड में किया गया था, जैसा कि फ्रांस में किया गया था, हमारे यहाँ भी बिल ऑफ फंडामेंटल राइट्स अलग से आ सकता था। बट व्हाई वी प्रेफर्ड दैट इट शुड वर्क एज द कांस्टेंट रिमाइंडर टू द गवर्नमेंट, समझे? और इसलिए जस्टिस ने कहा है कि दीज आर अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट ऑफ द पावर डेलीगेटेड टू देम बाय देम टू द गवर्नमेंट। ये जो पावर हमने दी है, हम हिंदुस्तान की सरकार है, उसको पावर किसने दी है?
हमने दी है। तो पावर जो है लिखने के बाद गवर्नमेंट को हमेशा ही पता चलना चाहिए कि दे शुड नॉट एनक्रोचमेंट ऑन दिस आर राइट्स। समझ गए आप लोग या नहीं? कर लेंगे। द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सर्व्स एज ए रिमाइंडर टू द गवर्नमेंट। भारत की सरकार को एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। कैसे? दैट सर्टेन लिबर्टीज, कुछ राइट्स अधिकार ऐसे हैं विच आर टू बी रिस्पेक्टेड, जिनको आपको रिस्पेक्ट करना होगा। समझे? यस और नो? हाँ। तो इसीलिए कहते हैं इनका जो ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का, टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ ए मैन। इसका जो उद्देश्य है, इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वो ये है, टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ, विधि की सरकार का होना, है ना, कानून की सरकार होना, ना कि किसी व्यक्ति की सरकार। ये क्या मतलब है इस बात का? कोई एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नोट ऑफ मैन, गिन्नी, कम ऑन फास्ट, एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट एज वेल। गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नोट ऑफ मैन, यस। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ लॉ का मतलब क्या है और गवर्नमेंट ऑफ मैन समझ लीजिए क्या है। एक होता है रूल्स बेस्ड कंट्री, लॉ ड्रिवन कंट्री। एक दोनों मंत्र समझिए। जैसे आपका जो घर है, दैट इज, अगर हम कहें दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, एक्सेप्शंस होंगे सबके यहाँ, कि गवर्नमेंट ऑफ ए पर्सन ऑफ ए मैन। ठीक? जैसे मान लो खुशबू है, खुशबू की फैमिली को एज्यूम करते हैं, वहां पर क्या होगा? इसकी मम्मी का राज होगा, इसकी मम्मी के हिसाब से लोग उठेंगे बैठेंगे, नाश्ता बनेगा, सारे काम होंगे। लेकिन वो रूल जब चाहे वो चेंज भी कर सकती है अपने हिसाब से, राइट? किस दिन कह सकती, किस दिन वो कहेंगे जल्दी सोना चाहिए, जब उनका मन करेगा कि आज नहीं, आज कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वहां पर क्या होगा कि दी, एक जो यूनिट है, दैट यूनिट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द विशेस ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति की इच्छा से शासित हो रहा है, कभी दिस वे कभी दैट वे। तो हमारी सबकी फैमिलीज जो लगभग है, किसी ना किसी की इच्छाओं से ड्रिवन होती रहती है, कभी जल्दी कभी ये कुछ हो, राइट? अब आ जाइए एक हॉस्टल। हॉस्टल में जो मेस है उसके कुछ रूल्स होंगे। एक ठीक टाइम पर नाश्ता मिलेगा और एक ठीक टाइम पे बंद होगा, करो तो करो नहीं तो फिर ऑफ हो गया। एक ठीक टाइम तक एंट्री होगी, नहीं तो उसके बाद एंट्री, अभी होते हैं ना हम तो रूल ब्रेक कर देते हैं, वो चीज अलग हो गई। बट देर आर सर्टेन रूल्स, देर आर सर्टेन रूल्स इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। एक टाइम होगा पीरियड्स का, शुरू होंगे, क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम, है ना, कब एग्जाम होंगे कब नहीं होंगे। वहां पर वो जो यूनिट है वहां पर व्यवस्था कैसे चल रही है? वो नियमों से चल रही है। तो एक व्यवस्था होती है जो नियमों से चलती है, वह इंडिविजुअल खत्म हो गया, नियम बन गए, अब नियमों के हिसाब से सब कुछ चलेगा, राइट? एक हो गया व्यक्ति के हिसाब से चलना। जैसे इंस्टीट्यूट है हमारे, उसमें क्या था पहले कि, मैं विधि का बता रहा हूँ, कि जैसे भी कोई त्योहार आया तो सब पूछते थे, सब मुझसे कैसे छुट्टी है नहीं है तो कब है। तो फिर मैंने एक लीव्स की पॉलिसी ही बनाई है पूरी, एक अलग से 1 घंटा बैठा कि कौन कौन सी लीव्स ऐसी होनी चाहिए जो इनको मिलनी ही चाहिए। अब मुझसे कोई कहता है कि होली पे कितनी छुट्टी है, मैं कहता तो मुझे नहीं पता, गो टू द पॉलिसी, लीव पॉलिसी में देख लो, जिसकी जितनी कैसे कैसे छुट्टियां वैसे मिलेगी। फिर इनका था कि सर हमारी सैलरी कब बढ़ेगी, तो उसका एक इंक्रीमेंट की एक अलग से पॉलिसी बना दी कि भाई इस हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगा, इस हिसाब से सबको अब वो रूल बेस्ड हो गया सब कुछ, वो टू दैट एक्सटेंट। अब मेरा व्यक्तिवाद खत्म हो गया, मुझे किसी को अपीज करने की जरूरत नहीं कि सर के पास जाके पहले 1 घंटे बैठो, सर की तारीफ करो, तब जाके कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा। नहीं भाई, इस टाइम पे इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक रूप से मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट से बात करो, राइट? तो वो क्या रूल बेस्ड हो गया। उसी तरीके से यहाँ की बात कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स में जो है, ये कहते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ, मींस द गवर्नमेंट शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय द विशेस ऑफ समवन, देयर शुड बी सर्टेन रूल्स फॉर दैट। रूल बेस्ड होना चाहिए। जैसे अभी केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया गया, तो ऐसा नहीं कोई भी कर लेगा जाकर के। ईडी ने भी, भले ही चलिए मान लीजिए कि आप पार्टी के जो एलिगेशन है उनको भी अगर ये मान ले कि फंसाया जा रहा है, लेकिन फंसाने के लिए भी उनको नियमों के तहत ही लाया होगा कि हाउ कैन दे बी कवर्ड विद इन द रूल्स। नहीं,
ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी का इसे गिरफ्तार कर लो, इसकी शक्ल अच्छी लग रही है गिरफ्तार करो, नो, देयर शुड बी सर्टेन नॉर्म्स। और उसके पीछे हमारी स्क्रूटनी कोर्ट्स की हो रही है, फिर कोर्ट्स भी देखेंगी कि क्या नियमों के अनुसार ही गिरफ्तारी हो रही है, क्या रिक्वायर्ड थी नहीं थी। केजरीवाल साहब ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि मेरी अरेस्ट इलीगल है, लेकिन उन्होंने, हाई कोर्ट ने कहा कि नो नो, एज पर द रिकॉर्ड दिस इज नॉट इलीगल। तो यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर लॉ प्ले कर रोल प्ले कर रहा है, यस और नो, यहाँ पे नियम प्ले कर रहे हैं। अब बात समझ आई आप लोगों को? एक है व्यक्ति के हिसाब से, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, वहां का जो डिक्टेटर है उसने जो बोल दिया वही लॉ है। तो इन दोनों का अंतर कि इनका कहना था कि फंडामेंटल राइट्स भी जो है वो उसी दिशा में एक प्रयास है कि टू इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉ। क्यों? आप किसी के अधिकारों को हनन यूं ही नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के अधिकारों को आप टेक अवे करना है, कम करना है, तो दैट मस्ट बी एज पर दी लॉ। इसमें एक टर्म उन्होंने की है कि इट शुड नॉट बी A system where the tyranny of majority does not oppress minority। इस लाइन को समझिए, देखिए क्या है। A system where the tyranny of majority does not oppress minority। जहां पर मेजोरिटी को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मेजोरिटी को भी, जरा देखो हिंदी में, नहीं एक सेकेंड, हिंदी के शब्द से जान आ जाती है। बहुसंख्यक, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का शोषण नहीं कर पाए। जैसे अब मोदी साहब की मेजोरिटी है, तो ऐसा नहीं हो जो माइनॉरिटी में है उसका वो शोषण कर पाए। गॉट इट? तो यही कुछ दो चार बातें हैं। तो आई बिलीव ये आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ऐसी एक केस है नागराज, एम नागराज का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ से फिर ये स्टेटमेंट मिलता है आपको, पीफो फिल्म लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है स्पीकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू सिटीजन्स। माय गॉड, क्या क्या कह दिया। बस जिसमें जस्टिस का नाम नहीं है उसे जस्टिस का नाम जरूरत नहीं है आपको। हर एक केस में जस्टिस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जस्टिस भगवती हुए, जस्टिस अय्यर हुए, जस्टिस बेग हुए, इनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। अब एम नागराज का केस है, इसको समझिए, देखिए क्या है। वन सेकेंड, तो मैं इसकी क्वेरी लेता हूँ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा इसने कि सर आपने कहा कि ना गवर्नमेंट ऑफ लॉ, है ना, नोट दी, ये जो शब्द है गवर्नमेंट ऑफ लॉ, और लॉ तो मेजोरिटी से चेंज हो जाएगा, एकदम सही पकड़े हैं। लेकिन बात यह है कि लॉ भी जो है दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक है जिस सिस्टम में आप जाना चाहती हैं रिया मैम एंड ऑल माय स्टूडेंट्स, वो है जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी का, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई सा भी ऐसा कानून बनेगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को वॉइड घोषित कर सकती हैं। वो कानून बाद में फिर जीरो हो जाएगा। समझे एक बात। दूसरी बात, कोई भी अगर ऐसा कानून बनाएगी सरकार, तो आपके पास हर 5 साल में फिर अधिकार मिलता है उस सरकार को हटा दो जो ऐसे ओप्रेसिव कानून लेकर के आएगी। तो आपने देखा नहीं कितना प्रेशर होता है, कहीं पर किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, कहीं पर सी आंदोलन शुरू हो गया, किसी पे ये हुआ। इतना आसान थोड़ी सरकार कुछ भी कर लेगी। ठीक, भैया आई बात समझ मेरी? हाँ, हाँ साहब आगे बढ़ते हैं फिर ना। देखिए इस लाइन को समझिए, हम एम नागराज में जो क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू सिटीजन्स। पार्ट थर्ड डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट बट कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस। इसको समझिए, देखिए कह रहे भाई, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने, ये गवर्नमेंट ने कहा हमने जो है हमने सिटीजन्स को ये अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इधर आओ, तुमने दिए हैं, है ना। कह रहे ये अधिकार दिए नहीं है आपने, सिर्फ पार्ट थर्ड जो है, दीज आर नॉट द गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट। ये कोई दान नहीं है जो स्टेट ने, राज्य ने नागरिकों को दिया हो। ना ना ना, ये जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, ये आपको अधिकार देता नहीं है, वरन ये केवल उनके अस्तित्व को कंफर्म करता है।
ये उनको रिकॉग्नाइज करता है बस कि हाँ कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। ये जो राइट्स हैं दे डू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अभाव में भी ये अधिकार मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसका कारण सिर्फ इतना है कि बेसिक फैक्ट ये है कि दे आर ह्यूमन रेस, हम एक मानव वर्ग को बिलोंग करते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए हमें वो हमारे हमसे वो इनएलिनेबल है। अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इंसान है तो उसको ये अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे समता मैडम जो है मनुष्य के रूप में अवतरित हुई, ठीक, या जन्मी, तो इनको जन्म से ही वो अधिकार मिल गए। वो किसी ने वो तो केवल एक स्टैंप लगा दी गई कि हाँ भाई ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर दे दिया, वहां पे रिकॉग्निशन मिल गई आपको ये। अदरवाइज जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जो खुशबू मैडम है इन्होंने बचपन से ही फंडामेंटल राइट और ये वो सारी लॉ की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, गॉट इट। तो ये लॉ की एक्सपर्ट थी, है, लेकिन इन्होंने डिग्री मिल गई तो उससे इनको एक बार को उस पर एक स्टैंप लग गई, यू गॉट इट। तो समथिंग जो पहले से होना मानना है लेकिन उसको, इसलिए एम नागराज ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स तो इतने बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होगा ना तब भी इनको मिलना चाहिए, तब भी है इनके पास ये अधिकार। तो सिर्फ ये जो आपका पार्ट थर्ड है ये उसको ये केवल कंफर्म करता है, ये प्रोटेक्शन देता है उसको कि हाँ ये अधिकार है और इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहां से बन सकता है कि लिखिए क्वेश्चन प्रीलिम्स से कैसे बनेगा। विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन बी, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन does not confirm fundamental rights. Option C, part third of the Indian Constitution does not confer fundamental rights but only confirms their existence and provide protection. Option D, none. Answer is C. तो तीनों का मतलब समझे आप लोग कितना टेक्निकल है ये। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, पार्ट थर्ड कन्फर्स फंडामेंटल राइट, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, पार्ट थर्ड के द्वारा फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए हैं। अब बात समझ आ गई? कर लेंगे, बहुत बढ़िया। आप लोग इंटेलिजेंट तो हो ही, खैर इसमें कोई शक ही नहीं है। बस आप लोगों ने निंद्रासन जो मांग लिया उससे कई बार गड़बड़ हो जाती है। सो एक इसमें आप जो पढ़ेंगे एक टर्म आएगी एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट दो चीजें हैं, अधिकार तो मिले आपको, एक होता है वर्ड इंडिविजुअल लिबर्टी, इसको ध्यान रखना, एक वर्ड है सोशल नीड, एक वर्ड है एब्सोल्यूट राइट या अनरेस्ट्रिक्टेड राइट्स। इसको हमने समझना है, ठीक, कि क्या है। अब हम लोग आगे को बढ़ाते हैं, आगे वो चीज थोड़ा सा कि नाउ शिवांगी मैडम हैज बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और उन्हें पढ़ा कि नाउ आई हैव फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं जो चाहे बोलो, मैं जो चाहे करूं। अब इन्होंने पूरी सोसाइटी में ना आतंक मचा दिया। रात को 12 बजे ये रियाज करने बैठती हैं वही माइक के साथ, लाउड स्पीकर के साथ, और क्या कहती हैं, आई हैव फंडामेंटल राइट्स, राइट। सो यू हैव इंडिविजुअल लिबर्टी बट देयर आर ऑल्सो सम सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताएं भी हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। केवल अधिकारों की बात नहीं करता ये चैप्टर, वो इन दोनों में समाज की आवश्यकताएं, समाज की नीड और इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उसके बीच में बैलेंस की बात करता है। क्यों करता है? कहते हैं कि एब्सोल्यूट राइट समझते हैं, एब्सोल्यूट राइट समझते हैं, जहां इसको हिंदी में बोलते हैं आत्यांतिक, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, जिस पर कोई कंडीशन ना हो, मतलब ब्लैंकेट हो, जो चाहे कर, है ना। फिल्म देखी थी आप लोगों ने
डीडीएलजे कितने लोगों ने देखी, रेज हैंड। जब हम अनुपम खेर उसको भेजता है शाहरुख खान को कि यूरोप जिनके जज, नहीं नहीं, वो उसको भेजता है वहां पे, जा 3 महीने के लिए ऐश कर, और अमरीश पुरी बोलता है उसको जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। जा जी ले जिंदगी का मतलब था कि अब तो ये जब पूरा अधिकार मिल रहा है तो ये तो, लेकिन फंडामेंटल राइट में जा जी ले जिंदगी नहीं है, राइट्स हैं बट एब्सोल्यूट नहीं है, they are restricted. Why? Because absolute right or unrestricted right cannot exist. They do not exist in any modern state. Why? Your right may curtails otherwise my rights. को एग्जिस्टेंस, आप मेरे अधिकार भी हैं, आपके अधिकार तभी हो सकता है जब जाकर के कहीं ना कहीं उससे बैलेंस हो, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस हो। इसलिए कहते हैं, ये लाइन कही गई है कि अनरेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी becomes a license, लाइसेंस बन जाती है, एंड जियोपेडाइजेस द लिबर्टी ऑफ अदर्स, अन्य व्यक्तियों की जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको खतरे में डाल देती है। तो आपकी आजादी दूसरे की आजादी को खतरे में डाल सकती है। इसलिए जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर आप देखोगे, ये बैलेंस की बात करता है कि भाई इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो भी बनी रहे। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि वहां पर आपको मिलेगा चैप्टर में कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। इसी रेफरेंस में ए के गोपालन साहब का केस है, ए के गोपालन मद्रास का वर्सेस मद्रास 1950। जस्टिस मुखर्जी ने कहा था, देयर कैन नॉट बी एनी सच थिंग एज एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड लिबर्टी होली फ्रीड फ्रॉम रेस्ट्रेंट, कि ऐसी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, क्या, जो इसे हम कहें कि एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड लिबर्टी, फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, की जो पूर्णतया किसी भी प्रतिबंध से, किसी भी रेस्ट्रेंट से, किसी भी रेस्ट्रिक्शन से मुक्त हो, ऐसी कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है, फॉर दैट दे वुड लीड टू एनार्की एंड डिसऑर्डर, क्योंकि अगर वो होगा तो उससे अराजकता फैलेगी, डिसऑर्डर हो जाएगा समाज। ये बात किस केस में कही गई थी? तो ये आई हैव गिवन द नोट्स, नहीं है तो ले लीजिएगा, उन सब में सारे स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अटैच कर दिए गए हैं। अब आ जाते हैं, एक टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है न्यू जुडिशियल ट्रेंड्स इन इंटरप्रेटिंग प्रोविजंस ऑफ पार्ट थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐश्वर्या नाम की ना एक मेरी स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हुआ था उत्तराखंड में, और उसको पढ़ा करके बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया था मुझे। थोड़ी सी उसकी स्टोरी शेयर कर दूं आपसे मैं, हल्की सी, है ना। उन दोनों में जॉब में था, और मैं उसको पहले से जानता था देहरादून से थोड़ा, मतलब देहरादून में भी मैंने पढ़ाया था कुछ दिनों के लिए, उसके 2 महीना वहाँ पर एक कोचिंग में पढ़ाया था। फिर मैं छुट्टी पे गया तो मैंने वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाया था इस तरीके से। शी केम टू दिल्ली एंड ज्वाइंट बड़ी वाली कोचिंग, राइट। 2 साल उसको मैंने समझाया था कि जिस पैटर्न में पढ़ा दिया गया उससे तुम कर सकते हो, नहीं तो जाहिर बात है इंसान को लगता है कि वहीं पे जाकर के जन्नत मिलेगी। तो साहब गए, 2 साल तक नो प्लेम्स। अब वो भी झिझके, मुझे भी लगे ये भी कोई आदमी नॉन में होता है इंसान तो लगता है कि भाई हो जाए इसका, बट यू कांट टेल, एवरीवन हर एक की अपनी लाइफ है। उसको ये लगे कि अब विजयन सर से पढ़ना है, प्रोफेशनली पढ़ना है, लेकिन कहूँ कैसे, अब फीस को कहूँ तो सर माइंड ना करें। तो एनीवेज किस दिन मुलाकात है, मैंने कहा कि एक काम करो, यू यू टेक क्लासेस प्रोफेशनली, ठीक, क्योंकि फिर तुम हिचको हिचक नहीं होगी वो। तो आप देखो मैंने उसको कितने घंटे पढ़ाया होगा, पूरे के पूरे उसमें अगर मैंने उसकी 25-30 क्लास ली होंगी 1-1 घंटे की, उसमें भी आधा घंटा उसने मुझसे गप्पे मारी होंगी, और आधा घंटा उसने पढ़ाई की होगी। और पढ़ाई कैसे की थी, सब मुझे बस ये बता दो कहाँ से कैसे 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 क्या क्या आएगा बस। तो ये फंडामेंटल राइट्स वाला है, ये चैप्टर मैंने उसको कैसे पढ़ाया होगा कि देखो, ये जो मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, ये सीक्वेंस से क्वेश्चन कर देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये जस्टिस भगवती का स्टेटमेंट है, जस्टिस ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इनको मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे तैयार कर लेना, दैट्स इट, क्लास खत्म। फर्स्ट अटेम्प्ट पे इंटरव्यू, उसमें हुआ नहीं फाइनल, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली सिलेक्टेड। लेकिन ये भी बात पक्की है, जब उसका सिलेक्शन हुआ तो जिस स्टेट में गई है वहां पे मेरी धर्मपत्नी भी जज है, तो इंसान सोचता ही है कि भाई मेरे पति का कुछ नाम बोलेगी ये। उसने नाम ही नहीं लिया वहाँ के बैच में कि मुझे मेरे मेंटर कौन है,
मेरी वाइफ को भी गुस्सा आया। फिर जब उसका फर्स्ट डे था डायस का, मतलब एज ए ट्रेनिंग के बाद में होता है ना कि अब आप कोर्ट संभाल लेंगे, देन शी कॉल्ड मी कि सर अगर हो सकता तो आ जाइए, दिस इज द फर्स्ट डे। देन आई वेंट टू ऑन द डे ऑफ हर दैट ज्वाइनिंग। तो मैंने कहा तूने नाम क्यों नहीं लिया मेरा, बताया क्यों नहीं? कह रहे सर आपने इतना कम पढ़ाया है ना मुझे, कम पढ़ा के ट्रिक ट्रिक से मेरा काम करवा दिया कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं अगर किसी का जवाब नहीं दे पाई तो कोई क्या कहेगा, विजयन सर की स्टूडेंट, विजयन सर का नाम खराब हो रहा था। अब मैं कह रही हूँ सबसे तो व्हाट आई एम, जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दोज ट्रिक्स, बस उसको अंधविश्वास था कि सर जो कह रहे हैं उससे बियॉन्ड नहीं जाना, वैसे के वैसा ही करना है। तो मेरे पीछे पड़ती थी जबरदस्त तरीके से, वो मुझसे ट्रिक्स ली, समझा, और उसके बाद मैंने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई। सो मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि ये जो एग्जाम है उतना मुश्किल नहीं है जितना यहाँ के व्यापारी लोगों ने इसको बना रखा है। एक तो कोचिंग लोगों ने बना रखा है, क्योंकि जब तक वो इसको मुश्किल नहीं बनाएंगे उनके पास आप जाओगे क्यों, है कि नहीं है? दूसरी बात, इसको मुश्किल बनाया है उन नालायकों ने जिन्होंने लंबे लंबे एक एक साल के निंद्रासन ले रखे हैं। वो कभी जागते हैं, कभी सोते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, और अंत में फेलियर होता है, और अंत में फिर सारा का सारा दोष देते हैं कि साहब एग्जाम मुश्किल था, लक था, ये था, वो था। वो अपने फॉल्ट्स एग्जाम सिस्टम पे थोप देंगे, या फिर अदरवाइज ये एग्जाम डुएबल है, ये एग्जाम बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है। शर्त यह है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें उसको बस अच्छे तरीके। और आई एम हैप्पी कि कुछ बच्चों ने वाकई में अब पढ़ना शुरू कर दिया उस तरीके से। अब जिन्होंने पढ़ा है अभी तक, वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर जाके अब देख लें कि वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो वो दुगनी स्पीड से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो मुझे चैलेंज कर सकते हो आप। तो चलिए, मैंने आपके 2 मिनट ले लिए आपकी कीमती समय से, लेकिन उम्मीद है कि शायद कुछ जाग जाए इस उसमें। तो एक ये है, पहली जो स्टूडेंट थी कुमारी संगीता जज बनी थी वो भी ऐसी थी, और एक लड़की हमारी है, क्या नाम था उसका, महाराष्ट्र से, महिमा, वो लड़की बहुत पढ़ाकू थी, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बनी। लेकिन उसका ही पता क्या था, वो थी वीडियो क्लासेस कोर्स में। बहुत झिझकते हुए लड़की कॉल करती थी, सर प्लस 5 में मिल जाएंगे आपके। सर को एक बार बता दे बस वो कि सर मैंने अब ऐसा कर लिया है, अब मैं ऐसा करने वाली हूँ, कुछ कहना चाहेंगे आप, शुड आई मॉडिफाई दिस दैट। मतलब उसने हफ्ते 10 दिन फोन करना ही करना, टारगेट्स अपने आप सेट करेगी, अपने को अपडेट करना। एंड शी केम फ्रॉम मुंबई एयर, यहाँ पर उसको, मतलब एक होता है ना कि सिलेक्शन हो गया तो एक ग्रेटिट्यूड के रूप में आना, एक रिकॉग्नाइज करना। यहाँ पर आई, सबसे मिलके भी गई वो। और नॉट ओनली दैट, मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता। जब जब उसका सर आज मेरा ये लेटर आ गया है, ज्वाइनिंग का लेटर आ गया, आज मेरा मेडिकल है, आज मेरा ये है, आज मेरा फर्स्ट डे है, आज मुझे ये मिल गया, आज मैं मिल गया, मतलब शी फील सो मच कि सर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसमें। तो तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई, उसी तरीके से लगा गौरव है शायद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ये मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब है कि 18 से जो 24 महीने में फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया। तो मैं आपको 3-4 ऐसे बता रहा हूँ नाम, ये जो मेरे टिप्स पर रहते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं कि जिन्होंने ये करके दिखाया, मैंने खुद ने भी किया है, तो इसलिए आप भी कर सकते हो। तो इसलिए जम के पढ़ाई करो। तो जिस पैटर्न पे करा रहा हूँ उस पैटर्न को फॉलो कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है आप लोग, बस कर लेना इतना, ठीक है? चलिए, कुछ बढ़ाते हैं, बस 15 मिनट में इस लेक्चर में खत्म करूंगा इस पॉइंट को। क्या कह रहे हैं ये, आर एंड ऑफ द क्लास प्लीज टेल हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, स्नेहा गिरा हुआ हो, स्नेहा, अच्छा, चलिए भाई, एक काम करते हैं, मैं स्नेहा ना, मैंने कहा था हमें याद दिला देना। हालांकि मैं वीडियो में समझा चुका हूँ भाई, ये नया टॉपिक लंबा चलेगा, इसको पॉज करता हूँ पहले। एक ट्रिक देता हूँ, स्नेहा गिरा ने कल फोन किया था मुझे, तो मैंने कहा था याद दिला देना मुझे कि प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करते हैं, प्रीलिम्स तैयारी में कैसे करनी चाहिए। पहले ही मैं कई बार समझा चुका, वीडियो भी होगी अलग से, लेकिन स्टिल सब लोग एक बार फिर भी समझ लीजिए। देखिए क्या तरीका है, सटीक तरीका है, इससे ज्यादा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं हो सकता दुनिया में। एक रीड अंडरस्टैंड का लेवल होता है, आपने एक बार किसी टॉपिक को पढ़ा और अंडरस्टैंड कर लिया, इसके बाद में सीधा आपको करना है लर्न, याद करना चाहिए। दोबारा ये प्रोसेस सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक को पढ़ने में और समझने में आपको 60 मिनट लग गए, तो आपको 60 मिनट दोबारा नहीं देने, सीधा याद कीजिए, आपको
3-4 आवर 5 आवर जितने भी घंटे लगते हैं इसको याद कीजिए। याद करने का मतलब बिना देखे सुना सकते हैं इसको आप, वहां तक लेकर आइए, फिर रिवीजन करते रहिए। लेकिन प्रैक्टिस का तरीका जो है, जिसके लिए मैंने स्नेह को कहा था कि ध्यान याद दिलाना मुझे, वो ये है कि अक्सर ये बच्चे गड़बड़ करते हैं कि किससे पूछ लो क्या कर रहे हो, एमसीक्यू लगा रहा हूँ, कितने एमसीक्यू लगाए, 300-400। मैं मन में कहता हूँ ये गया, इसके बस की नहीं है पास करना, जिंदगी में पास करना नहीं है इसके, और नहीं ऐसा हो सकता। एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने चाहिए उसी का एक साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ आपको। ऐसे करेंगे तो जिंदगी में दोबारा प्रीलिम्स देना नहीं पड़ेगा, कम से कम प्रीलिम्स की टेंशन नहीं होगी। सपोज कीजिए एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, सपोज कीजिए आईपीसी है, मैंने एक सब्जेक्ट रेडी कर लिया आईपीसी, किसी का कोई भी हो सकता है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी की सीपीसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करने पड़े, तो आप एमसीक्यू सॉल्व करो एक्चुअल पीवाईक्यूज के, जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं, वो ट्रू पिक्चर देते हैं आपको। तो मैं मान लेता हूं मैंने यूपी का, यूपी 2010 का ले लिया। अब मैं इसमें आईपीसी क्वेश्चन करूंगा, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 15, ऐसे मान लेते हैं 15 क्वेश्चन से। 15 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया, और मैं एक काम जरूर करूंगा इसमें, नंबर 1 जो टिप दे रहा हूं आपको, ऑलवेज चेक आंसर फ्रॉम बुक और बेरेट या नोट्स, या तो बुक से, टेक्स्ट बुक से चेक करो उसका आंसर, बेरेट से मिलता है तो बेरेट से करो, या विधि के नोट्स में है तो विधि के नोट्स से करो। भले ही आपको आता हो, भले ही ये हो कि स्तुति कहाँ रहती है, एड्रेस नंबर 1, एड्रेस नंबर 2, और स्तुति को अपना एड्रेस आता भी है, मैं तब भी कहूंगा स्तुति अपने आधार कार्ड से फिर वेरीफाई करे एग्जैक्टली लाइन, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी कुछ उसने, उससे आपका टेम्परामेंट डेवलप होगा चेक करने का उसको। तो एक तो चेकिंग करेंगे आप, ऐसा एक टिप ये होगी। सेकंड, अब मान लीजिए 15 में से आपका स्कोर रह गया 10, और 5 आपके या तो रॉन्ग हो गए, आपने गलत कर दिए, या आपको डाउट हुआ, या आपको नो आते ही नहीं थे। यही 3 कैटेगरी हो सकती है, या तो गलत कर दिया, या आपको डाउट है इसमें समझ में नहीं आ रहा, या आपको बिल्कुल अनटच था, आता ही नहीं था। इसको एक कैटेगरी, इसको नाम दे दीजिए आप, इसको नाम दे दीजिए वीकर एरियाज। अब आपने उन 5 क्वेश्चंस के वीकर एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ए बी सी डी ई, ये आपके वीकर एरियाज हो गए। तो जो गधे प्राणी हैं वो कैसे करेंगे, वो अगले दिन से फिर लग जाएंगे 10, 50, 60, फिर एमसीक्यू लगाने बैठ जाएंगे। आप देख लेना, किसी भी फेलियर से पूछो कितने एमसीक्यू करता है, वो उसका प्रैक्टिस में ही आ जाएगा। जो स्मार्ट लोग हैं वो एमसीक्यू टच भी नहीं करेंगे, अब वो कहेंगे कि अब मुझे इनको ऐसा करना है कि आगे से एबीसीडी से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं छूटना चाहिए मेरा। ऐसा समझ आ रही है, क्योंकि मेरे और जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो 1 से 10 के थे, वो उसको भी टच नहीं करेंगे, वो उसको रिवीजन कर लेंगे अलग से, लेकिन वो तो मुझे आता ही है। अब मैं इस पे फोकस करूंगा। अब मैं करना शुरू करूंगा 2011 का पेपर यूपी का। मैं ये मान लूंगा कि अब मेरे जो वीकर एरियाज थे वो मैंने कर लिए, अब मेरा स्कोर 15 में से 15 होना चाहिए। फिर 15 क्वेश्चन देखे, लेकिन फिर 10 रह गए, फिर 5 रह गए, आ गए। लेकिन इस बार ये देखा कि जो पिछली बार क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन एफ जी एच आई जे, ये नए वीकर एरियाज आ गए मेरे अभी। यू गॉट इट। फिर मैं प्रोसेस सेव करूंगा। तो मैं इस प्रोसेस में क्या कर रहा हूं, मैं अपने ओनली वीकर एरियाज पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। जब मुझे लगता है कि वीकर एरिया मेरे प्रॉपर हो गए, फिर मैं जाकर के एमसीक्यू लेता हूं, भले ही मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे पहले 5 थे, फिर 5 थे, फिर 5 थे, लेकिन धीरे धीरे फिर 4 रह गए, 4 रह गए। कभी एक ऐसा टाइम आएगा 3, 2, 1, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके वीकर एरियाज वो 0 हो जाएंगे। फिर आपका स्कोर आएगा 15 आउट ऑफ 15। क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया खुद कि मेरे वीकर एरियाज कौन से हैं। अक्सर ये लोग स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं। इसमें आपको बहुत परेशानी आएगी, कहाँ, क्योंकि यहाँ पर इसमें इसमें वो थ्रिल नहीं है, इसमें वो मजा नहीं है।
जो मजा हेडफोन लगा करके गाने सुनने और संख्या बढ़ाए जाओ 100 200 300 400, आज मैंने 300 MCQ सॉल्व कर दिया है। ऐसे उठते हैं लोग, है ना, लैरिन बैठ के, मैं तो बता रहा हूँ, देखा है ना मैंने सबको। ये सब मजा ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा यार, पता तो है 299 में कैलकुलेट होमोसाइड है, सर कह रहे हैं फिर भी जाके देखो, फिर देखो उसमें जो चीज पता है फिर भी चेक करो, बोरिंग है ना। लेकिन जब हम करेंगे तो एक्यूरेसी का लेवल आपका 1000% पहुंच जाएगा। जब हम आप चेक करोगे तो हो सकता है 2 लाइन आप एक्स्ट्रा पढ़ें, आपका रिवीजन होगा उन 15 क्वेश्चन का अलग से। 15 क्वेश्चन चेक करने का मतलब है 15 कॉन्सेप्ट का फिर दोबारा रिवीजन, और वही माइन्यूटली और टू द पॉइंट रिवीजन करना। बहुत साइंटिफिक बात बता रहा हूँ आपको, लॉजिक समझा रहा हूँ आपको ये मैं। तो आप जब ऐसे करोगे आप, ये मेरा आजमाया हुआ है। देखिए यूपीएससी और जुडिशरी, इसका लेवल में डिफरेंस तो मेरे ख्याल से किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने तरीका यूपीएससी में अप्लाई किया हुआ है विदाउट एनी कोचिंग। ऑफिशियली पहला ही प्रीलिम्स फेल हुआ था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि जीएस में उसमें कैसे होना है। उसके बाद में मैंने कभी प्रीलिम्स के लिए पीछे मुड़ के देखा नहीं। और वो ये तरीका बता रहा हूँ, ये इसका तो पेटेंट करा लेना चाहिए मुझे, ये कोई और टीचर समझाएगा ही नहीं। ये वो तरीका बता रहा हूँ, करके देख लो। प्रीलिम्स आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा जैसे कि आपके लिए बस हलवा टाइप कुछ, हलवा खाने का होता है, कुछ मेहनत ही नहीं करनी, बस छटक ही सकते हो उसको ऐसे ही, मुंह में दांत भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसलिए हलवा बोलता हूँ उसको मैं। कर लेंगे आप लोग अभी। स्नेहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्नेहा को थैंक्स बोलो, उसने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी है। इस तरीके से कर लो आप, और फिर देखो जिंदगी में कभी दोबारा पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। और ये जो तरीके हैं वही समझा सकता है जिस इंसान ने उस रास्ते को चला हो। मैंने बहुत एग्जाम दिए हुए हैं, क्वालिफाई किए हुए हैं, तो प्रीलिम्स को बहुत आसान बनाया हुआ है, और कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हुआ ही है। इसको फॉलो करो, बस कुछ नहीं सोचना इसके आगे। और करके देखो आप एक सब्जेक्ट में, आपको फिर ऐसी आदत बन जाएगी, आप 100% से कम कुछ सोचेंगे ही नहीं फिर उसके बाद। चलिए फिर कल से अगला टॉपिक जो होगा हमारा, इसी में कंटिन्यू करेंगे, जुडिशियल ट्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कल की क्लास में करते हैं। राइट, ओके, बाय बाय। कोई कोई क्वेरी हो किसी को तो पूछ सकते हो मुझसे भी आप, किसी को भी पूछना हो तो। शिवांगी, सीमा, कम ऑन, रिया। हाँ देखिए, राजस्थान एपीओ भी है, राजस्थान जुडिशरी भी है। राजस्थान जुडिशरी का सारा सिलेबस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो किसी और टीचर ने पढ़ाया, वो मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने भी सब लगभग ऑलमोस्ट सारा कोर्स करा रखा है, जो मैंने नहीं कराया दूसरे ने करा रखा है। नहीं तो हम दोबारा करा देंगे, इंटरप्रिटेशन करा दिया गया वैसे है, और भी किसी की होगी। चलिए इंटरप्रिटेशन मैं भी पहले कराऊंगा, SC ST और पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड दो दो एक्ट हैं आपके एपीओ में, और फिर मैं लूंगा राजस्थान जुडिशरी को। तब तक आप ऐसा कर सकते हैं, राजस्थान जुडिशरी में जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको तो करो, पोक्सो है और 2 न्यूमेरिक एक्ट है वो करो। ज्योति कह रही है सर अगर सीपीसी से शुरू करें तो प्री के लिए कितने दिन लगेंगे, उसमें थोड़ा गाइडेंस चाहिए इसमें। देखिए ये क्वेश्चन ही अपने आप में ऐसा है जिसको पसंद नहीं करता हूं मैं। आप सिर्फ स्टार्ट कर दीजिए, कोई कोई मैजिक रूल नहीं है, आप स्टार्ट कर दो ज्योति, बस अपने आप पहुंच जाओगे। आप ये सोचो ही मत, यू जस्ट स्टार्ट योर जर्नी विदाउट एनी प्लानिंग। 2 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में, 5 दिन में हो जाएगा। और मैं सारे क्वेश्चन अभी बता देता हूँ, लेकिन मैं कितने बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अब बाय करते हैं। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।